दो बड़ी अहम तरीन खबरें आज जिस पे आज से आप बात करने की कोशिश करेंगे। एक तो इमरान खान साहब का जो साजिश का बयानिया है उसके अंदर अब जो गवर्नमेंट है अब वो ये कह रही है, ये नाकदीन इमरान खान साहब के, कि जो फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही जो है ना वो यू टर्न ले लिया अपने उस बयानिए पे से, और अमेरिका से कहा है कि जनाब अब माफ़ी ही समझें, माफ़ी तलाफ़ी ही समझें, और मैं साजिशी बयानी पे दोबारा बात नहीं करूँगा, आगे चलते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ये ले दे करी है, नाकदीन जो है इमरान खान साहब के, वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो हिजान में मुब्तला किया पूरी कौम को, पहले तो कौम को ग़ुलाम बनाया, साजिश हुई, इसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा, फिर उसके लिए एक आज़ादी मार्च भी शुरू हुआ हुआ है। तो फिर तो उस आज़ादी मार्च का क्या लॉजिक रहेगी जब आपने ये मान लिया कि जी अब हमने इस इशू पे अमेरिका के साथ तो कोई काम करना ही नहीं गड़बड़ वाला, बल्कि उल्टा निदामत का भी इजहार किया कि दौरे रूस पे जो गए हैं यूक्रेन की जंग से पहले। तो उसके बाद फिर ये इसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह के इनके खिलाफ जो जिहाद शुरू किया हुआ है, मुल्क के अंदर जो हंगामा शुरू हुआ हुआ है, तो उसकी क्या लॉजिक बनती है? ये सवालात हैं जो पूछे जाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। बड़े इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने इतना बड़ा अपने बयानिए भी यू टर्न किस्सा ले लिया अमेरिकन साजिश के, क्योंकि इस तनाजुर में उन्होंने आर्मी चीफ पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ भी इतनी बड़ी कन्फ्रंट्रेशन और इतनी बड़ी जंग का आगाज़ किया हुआ है कि अमान अल हफीज़, ये भी उनके नाकदीन कहते हैं। तो इसमें पूछ लेंगे कि ये तीनों एक चीज़ें थी, अमेरिकन साजिश, सहूलतकार, गद्दार, मीर जाफर मीर सादिक, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। तो अमेरिकन को माफ़ कर दिया और यहाँ पर जो है अभी तक जिहाद जारी है उनका इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये क्या है? और दूसरा जो है अरशद शरीफ साहब के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब जो है वो आ चुकी है, उनकी वालदा को दी आ चुकी है, और रिपोर्ट के मुताबिक जो है जो हमने यहाँ से आपके सामने स्टोरी ब्रेक की थी बहीमाना तशद्दुद की, जिसको पाकिस्तान में कुछ चैनल्स जो है डिनाई कर रहे थे, और उसका रीज़न आज तक मुझे समझ नहीं आया कि अगर अरशद शरीफ साहब के मुतालिक कुछ सच सामने आ रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय उसको को आप दबा रहे हैं। कभी किसी का झूठा ट्वीट करवाया जा रहा है मुबैना तौर पर चैनल्स के ऊपर, ये कहने के लिए नहीं जी ये तो नाखून तो इसमें से निकाले गए थे, चल इसमें मैं बात करूंगा, वो डीएनए के लिए निकाले गए थे और इसलिए निकाले गए, तो इसको क्यों छुपा रहे हैं आप? जब उनकी ज़ख्मी बॉडी पोस्टमार्टम से साबित हो रही है, हक़ाइक़ व शवाहिद हमने दिखा दिए हैं, इस पर तो इन्वेस्टिगेशन को उस हिसाब से होना चाहिए, जो नए नए गवाह हैं, जो नए नए मुल्ज़िमान हैं, उन पर बात होनी चाहिए। इनको क्यों छुपाया जा रहा है? और उस पर नई जो डिटेल्स आई हैं मज़ीद, उस पर आपसे शेयर करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। लेकिन सबसे पहले अमेरिकन साजिश, इमरान खान साहब ने कहा क्या अमेरिका के बारे में, ज़रा इसके बारे में आपको जो 6 महीने से कहते आ रहे हैं, सुन लें ज़रा पहले। फाइनेंशियल टाइम्स को इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया, यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि अमेरिका से तौहीन कर डाली, अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करेंगे, डोनाल्ड लू, और अमेरिका की जुर्रत कैसे हुई, और अमेरिका ने माफ़ी नहीं मांगी। मतलब या तो होता ना कि अमेरिका ने माफ़ी मांगी होती है और माफ़ी मांगने के बाद इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी होती है, आपको मैं अब पढ़ के सुना रहा हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स में उनकी स्टेटमेंट है, मुबैना साजिश में अमेरिका के किरदार के हवाले से आपने कहा है इमरान साहब ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये मामला अब ख़त्म हो चुका है और मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैं अब अमेरिका पर इल्ज़ामात नहीं लगाता, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहूँगा, ऐसे पाकिस्तान की क़यादत करना चाहूँगा जिसके तमाम ममालिक ख़ुसूसन अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हों। माजी में वाशिंगटन से हमारा रिश्ता आकर ग़ुलाम करा, इस वजह तक कसूर पाकिस्तानी हुकूमतों का था। यूक्रेन, अब ये इस हमले जिस दौरे को उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा कोई दौरा हो ही नहीं सकता, मेकिंग और ब्रेकिंग, और पता नहीं तेल और गैस और पता नहीं किस किस के ज़खायर हमें सस्ते मिल रहे थे, और इमरान खान साहब ने आज की डेट तक डिफेंड किया था कि रूस का दौरा बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। हम तो खैर उनको कह रहे थे बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, लेकिन वो कह रहे थे बिल्कुल ठीक था। आज उन्होंने भी कह दिया इमरान साहब ने कि वो बिल्कुल गलत था, बल्कि उसमें नदामत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर हमले से एक रोज़ पहले दौरा रूस बाइस निदामत था। यानी ये मेरे साथ अली नवाज ईमान साहब मौजूद हैं, मुसद्दिक मलिक साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पहुँचे नहीं। यार अली भाई, ये नदामत का इजहार अमेरिका ने करना था, हमारे पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब, माफ़ी अमेरिका ने मांगनी थी पहले, चले माफ़ कर देते। ये मैं इमरान खान की इस पॉलिसी से एग्री करता हूँ कि वो कहते हैं कि हमने आगे मूव करना होता है, आगे चलना होता है, लेकिन ना उन्होंने माफ़ी मांगी, ना उन्होंने नदामत का इजहार किया कि उन्होंने इतनी बड़ी साजिश कर दी, यहाँ सहूलतकारों को मिला दिया, इम्पोर्ट गवर्नमेंट हम पे इम्पोज कर दिया। आप लोग हकीकी आज़ादी मार्च के लिए लाखों करोड़ों लोगों का समुंदर लेके इस गवर्नमेंट को हिलाने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेड है इसलिए कि ये अमेरिका का इसमें हाथ है। वो सब भी जारी है और अमेरिका को माफ़ी भी मिल गई, ना अमेरिका ने हमसे माफ़ी मांगी, ना इमरान खान से माफ़ी मांगी। तो इसमें लोग अब सवालात कर रहे हैं किस तरह हुआ? सबसे पहले कामरान भाई, जो अरशद शरीफ की आपने स्टोरी उस दिन ब्रेक की थी और उसके बाद आपने उनकी जो तस्वीरें थी वो डिलीट कर दी, वो बड़ा अच्छा काम किया आपने। पर जो स्टोरी थी जो आपने ब्रेक किया और उसी के दबाव की वजह से आज उनको फिर ऑटोप्सी रिपोर्ट जारी भी करनी पड़ी और सबके सामने सच आ गया। मुझे याद है आपने मुझे फ़ोन किया था और आपने बड़ा इनकरेज किया प्रोग्राम के बाद भी। अब मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप भी शामिल हैं इस सारे उसमें, मतलब अच्छा, ये तो
हमें ये नेक काम जो हमेशा आगे बढ़ के करना चाहिए अली भाई, ये तो आई ट्रूली अप्रिशिएट योर सेंटीमेंट। देखें, जब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी सच सामने नहीं आएगा। बिल्कुल सही। सच सामने नहीं आएगा, ये वाकयात दोबारा होते रहेंगे। कामरान भाई, कल बिल्कुल आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई बेटा, भाई, माँ, बहन, कोई भी हो सकता है। इस मुल्क के अंदर फोर्स डिसअपेरेंसेस होती हैं और जब वो अदालत में पेश हो जाते हैं उसके बाद केस ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई तहकीकात नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो इस तरह की रिपोर्ट्स को आना पड़ेगा। नहीं, आप बड़ा हमेशा दिल पे जर्नलिस्ट के लगती राइट हैं, से बहुत खड़े सारी हुए, चीज़ें हम इसको होती हैं। अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अली भाई, ये बात सही की आपने जी, और बड़ा ज़बरदस्त था। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो आपने मुझसे बात की, खान साहब को 26 साल से जो बयानिया है, और उन्होंने वो टाइम कब था वो चीज़ प्रूव करने का? वो टाइम था जब हुकूमत में आए। उससे पहले हमने वज़ीरिस्तान मार्च किया, हमने खुल के तनकीद की अमेरिका के ड्रोन अटैक्स की। पाकिस्तान के अंदर 374 ड्रोन अटैक्स हुए। हमने कहा हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी को नुकसान हो। हमारा एक बयानिया था, और हमारी जब हुकूमत आई तो हमें वो चीज़ प्रूव करनी थी। आप हुकूमत में आके प्रूव करते हैं ना कामरान भाई, अपोजिशन में तो बहुत सारी बातें करते हैं। जब हमारे तो ट्रंप ने, आपको याद होगा, तो उसने जैसे पहले अमेरिकन गवर्नमेंट्स कहती थी, वो कह रहा था कि आप डू मोर करें, तो खान साहब ने उसके ट्वीट का जवाब दिया और उसने कहा नो मोर। आप इसको गलत एस्टिमेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की 150 अरब डॉलर की इकॉनमी को लॉस हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 80,000 लोग शहीद हो गए हैं। आपको अपनी पॉलिसी देखनी चाहिए। फिर जब अड्डों की बात हुई, उस वक्त भी खान साहब ने इंटरव्यूज दिया। उनसे जब पूछा गया उनको कोई अड्डे दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये होता है जब हुकूमत में होते हैं और आप डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर बैठे होते हैं, तो आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं। आपको याद होगा मोदी साहब जीते थे तो खान साहब ने उनको मुबारकबाद भी दी थी, उस पर भी वो देखें। आप जैसे आप खुद IR के स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए हम आपको उस्ताद भी कहते हैं कि आपके सामने 1857 में जंग आज़ादी किसके खिलाफ लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उस वक्त के इंग्लिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई थी। 1947 में पाकिस्तान बन गया, तो क्या हम ये कहते हैं हम इंग्लैंड से कोई बात नहीं करेंगे? क्या हम इंग्लैंड से अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते? ग्रेट ब्रिटेन ने हम पे बहुत जुल्म किया है। ग्रेट ब्रिटेन ने जिंदगी में उनसे अली भाई, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मेरा एक सवाल ले लीजिए इसके ऊपर। सिंपल सी बात। आप ही अगर मेरा आपका सवाल सवाल आपसे जो ही है, सर, आपका मेरा जो सवाल ले सवाल, लीजिए। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मूव ऑन करना चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं बिल्कुल रिजेक्ट ना, मैं पॉइंट स्कोरिंग करूंगा इधर। पॉइंट सिर्फ सर ये है कि फिर तो ये जो आज़ादी आप मार्च, करते ही नहीं है पॉइंट स्कोरिंग। नहीं मैं आपके साथ तो बिल्कुल नहीं करता। ये जो फिर अब आपके नाकदीन ये कह रहे हैं ना, फिर आज़ादी मार्च सर खत्म करके कुछ और मार्च करें ना। देखें, अब वो फिर इंपोर्टेड गवर्नमेंट वाला, इनको भी तो माफ कर देना फिर। अगर सर हम कर इनको कामरान माफ भाई, कर दे, आपको मतलब ये आपको ये विलेन को सवाल माफ नहीं कर करना देना। चाहिए। कामरान भाई, आपको ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने तो सारी चीजें हैं। आपके सामने एक साजिश होती है, हम उसका क्या करते हैं, उसे डी क्लासीफाई करते हैं उस साइफर को। सब पहले मजाक उड़ाते हैं, इस तरह का साइफर ही नहीं है। फिर मजाक उड़ाया जाता है, उसमें मुदाखलत की बात नहीं है। फिर उसके अंदर मजाक उड़ाया जाता है कि उसके अंदर अल्फाज चेंज कर दिए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, उसे स्पीकर के पास भेजते हैं, सदर ममलिकत के पास भेजते हैं, सदर ममलिकत उसको भेजते हैं चीफ जस्टिस के पास। अगर मैंने कोई बयानिया बनाया तो मैं उसकी तहकीकात की बात करूंगा, मैं उसको कहूंगा उसको तहकीक की जाए, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। आपको लगता है अली भाई, आपको लगता है कि आपके लोग जो है, क्योंकि इमरान खान साहब को जो अनप्रेसिडेंट पॉपुलैरिटी मिली है ना, अच्छा उल्टा हिसाब हुआ। सर सैयद अहमद खान ने जब कहा था ना, ये जो आपने मिसाल बड़ी अच्छी थी हिस्ट्री की, क्योंकि आप खुद भी हिस्ट्री से वाकिफ है, तो उस वक्त उन पर बड़ी ऑपोजिशन हुई थी। जब सर सैयद ने कहा था ना कि जी अंग्रेजों के साथ अगर आपने काम करना है तो अंग्रेज आ चुके हैं उनके साथ। लेकिन इमरान खान का ऑपोजिट हिसाब है। इमरान खान को जो पॉपुलैरिटी, सर सैयद को पॉपुलैरिटी नहीं मिली इस पर। उनको तो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या उन पर फतवे लग गए बेचारों पे। उन्होंने कहा जी ये उनका एजेंट है बरतानिया का, खुदा ना खास्ता। इतने बड़े लीडर को ये सुनना पड़ा। लेकिन इमरान खान साहब के साथ ऑपोजिट हुआ। उन्होंने जब ये बात कही कि जी इंपोर्टेड गवर्नमेंट और ये हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, उनको पॉपुलैरिटी अनप्रेसिडेंटेड मिली। तो अब आपको लगता नहीं कि आपकी पॉपुलैरिटी में भी बहुत बड़ा फर्क है ना? अच्छा, वो भाईजान, उसमें फर्क है ना कामरान भाई। कामरान भाई, जब सर सैयद अहमद खान जो हमारे फाउंडर हैं टू नेशन थ्योरी के, जब उन्होंने ये बात की थी कि हम पीछे रह जाएंगे और वो आगे निकल जाएंगे, आए हम इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर अपना एक निज़ाम बनाए, तो बिल्कुल उस टाइम से लेके आज तक अगर 200 साल में बहुत सारे अमल हमारे सामने पाकिस्तानियों के सामने होते हैं। नहीं, आपका पॉइंट आ गया। मैं ये कह रहा था आपकी पॉपुलैरिटी को असल में आज ना गेस्ट गलत आया PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये प्रोड्यूसर ने ना आज तो यहाँ पे कोई और होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मुसद्दिक मलिक साहब, अब सारी जिम्मेदारी हो गई आपके ऊपर। मुझे सिर्फ ये समझाएं कि ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो बयानात दिए, अगर इमरान खान साहब एक प्रोग्रेसिव लिबरल अप्रोच दिखा रहे हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं,
अमेरिका के साथ मामलात में आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है आपके साथ भी दिखाना शुरू कर दें। तो प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? वी शुड अप्रिशिएट इट, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं जी पहले तो वहां से माफ़ी मांगनी शुरू करें, वहां से ये करना शुरू करें। योर टेक सर, ये जो इंटरव्यू आया फाइनेंशियल टाइम्स का। देखिए, माफ़ी मांगने का तो मुझे नहीं पता किसको किससे माफ़ी इनको मांगनी चाहिए और किस किस से माफ़ी मांगेंगे, उस पर नहीं मैं तबसरा करता, वो उनकी मर्ज़ी किससे माफ़ी मांगे। मगर अवाम ये एक सवाल तो पूछते हैं ना कि क्या जब आपने ये कहा कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, यानी हमारे मुल्क के आइन के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क की पार्लिमान के ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की क़ुव्वत ने साजिश की है और आपने उसका सबूत ऐसे लहरा लहरा के लोगों को दिखाया कि ये देखो वो सबूत है, हमारे आइन को पामाल किया गया है। अगर आप ये वाकई समझते हैं तो आइन की पामाली या पार्लिमान की पामाली तो ऐलान जंग होता है। तो आज अब माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं? फिर आपको तो फिर नहीं माननी चाहिए ना माफ़ी, आपको तो आइन के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे थे, अगर गलत बयानी नहीं कर रहे थे, तो आज आपको खड़ा होना चाहिए कि एक ऐसी कुव्वत जिसने आपकी पार्लिमान को पामाल किया, जिसने साजिश करके हुकूमत पाकिस्तान की उल्टाई, जिसने ऐलान जंग किया आपके खिलाफ, आज आप कह रहे हैं कि नहीं लेकिन हमें उससे अच्छे ताल्लुकात तो रखने चाहिए ना। तो उस वक्त क्या था फिर? और दूसरी बात यह है, ज़रा गौर करें इस बात पे कि आपने तो सारे लोगों को गद्दार करार दे दिया था उस एक कागज़ की बुनियाद पे। आपने तो कहा था कि ये गैर मुल्की साजिश है और इनके ऊपर आर्टिकल 5 लगता है। और हिटलर की तरह आपने ये कहा था कि आर्टिकल 5 लगने के बाद इनके पास तो वोटिंग का हक नहीं है। तो आज क्या हुआ? आज उस आर्टिकल 5 का क्या हुआ है? आज पाकिस्तान के आइन को पामाल करने का क्या हुआ है? पाकिस्तान की पार्लिमान पे हमला करने का क्या हुआ है? और ये जो आपने वहां पे डेविड फेंटन एक वहां पे लॉबिस्ट रखा था, वो किसके लिए रखा था? और डेविड फेंटन वो जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम्स के खिलाफ है। आप जो सवाल उठा रहे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, वो वैलिड क्वेश्चन है, उनका जवाब भी वैलिड तरीके से दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन आई थिंक दे ही देंगे अली नवाज साहब तो। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप भी ये समझते हैं कि अगर एक शख्स पाकिस्तान में कंटेंडर टू पावर हो, जो कि इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा इस वक्त है, इस वक्त ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, वो इलेक्शन भी बार बार जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं, उनको पता है कि इस वक्त जो उनका मोमेंटम बना हुआ है वो 2/3 ले सकते हैं। पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स ऑल अबाउट द पावर एज वेल, पावर टू सर्व हो या पावर डोमिनेट हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट। तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि इस वक्त वो अमेरिका से अपने मामला ठीक करें? वो क्यों नहीं चाहेंगे कि वो अमेरिका को पैगाम भिजवाएं कि जनाब मुझसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने करना था कर दिया, अब मैं इतनी पॉपुलैरिटी ले चुका हूँ कि मेरा एजेंडा ये नहीं है कि पावर में आने के फ़ौरन बाद मैं अमेरिका पर चढ़ाई शुरू कर दूंगा या अमेरिका से ताल्लुकात तोड़ दूंगा, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हो जाऊंगा। ये उन्होंने एक स्टेटसमैनशिप का मुजाहरा किया इमरान खान ने अपने फ्यूचर को देखते हुए। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं इमरान भी। सदिक साहब नहीं, ये देखिए ना, पॉलिटिक्स ऐसी जिससे मुल्क को दाव पे लगा दिया जाए, पॉलिटिक्स ऐसी जिसमें कहा जाए कि मुल्की आप गैर मुल्की ताकतों पे इल्ज़ाम लगा दें, आप अपनी ऑपोजिशन पे इल्ज़ाम लगा दें, किसी को मुशरिक कह दें, किसी को काफिर कह दें, किसी को गद्दार कह दें, किसी के पे आर्टिकल 5 लगा दें, ये कैसी पॉलिटिक्स है? और ऐसी नफ़रत की पॉलिटिक्स लेके हम किधर जाएंगे? अगर जवाब के अंदर भी नफ़रत की पॉलिटिक्स की जाए तो वो किधर मुल्क जाएगा? और अभी भी मैं समझता हूँ, अली तो मेरा भाई है, अली के साथ तो अभी भी मिल बैठता हूँ मैं, हम हर तरह की बात कर लेते हैं। लेकिन आप सोचें कि मुल्क इतना पोलराइज हो चुका है कि माँ सिवा उन चंद अफराद के जिनके साथ आपके ज़ाती दोस्ती या ज़ाती ताल्लुकात भाईचारा है, आप किसी के साथ सियासत पे बात नहीं कर सकते, आप पॉलिसी पे बात नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इस कदर ज़्यादा पोलराइजेशन, अब इस पोलराइजेशन को देखिए, बात यह है, आप स्टेट्समैनशिप का जिक्र कर रहे हैं कामरान साहब, स्टेट्समैनशिप उस वक्त भी तो होनी चाहिए थी जब बिला वजह इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, जब पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने कह दिया कि कोई साजिश नहीं हुई, जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया कोई साजिश नहीं हुई, आप ठीक फरमा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, अगर हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक जरा बात इनसे करने दे, आपकी बात को आगे लेके जा रहा हूं सदिक मलिक साहब। अली नवाज साहब, अगर आपकी ये सारी बातें सही मान ली जाए, अब इस पर भी लोग कन्विंस हो जाए, दौरा रूस, दौरा यूक्रेन, वॉट एवर, ये अमेरिका के ताल्लुकात, तो फिर सर कम से कम आप ये रिलीफ तो देना कि अब फिर आप ये आज़ादी मार्च तो ख़त्म करें। मतलब आज़ादी मार्च जो और इम्पोर्ट गवर्नमेंट कहना इनको ख़त्म करें, जब आप अमेरिका से दोस्ती करने को तैयार हैं, जो बकौल आपके साजिश का मास्टरमाइंड था, जो बकौल आपके गुलाम रखना चाहता है पाकिस्तान को, इनके साथ मिलके मुसद्दिक साहब की पार्टी, तो जब आपने उनको माफ़ कर दिया, उनके साथ आगे जाने को तैयार है, उनके साथ दोस्ती करने को तैयार है, मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। विदाउट ऑब्जेक्टिंग इट, मैं अगला सवाल ये पूछ रहा हूँ, फिर इनको भी इम्पोर्ट गवर्नमेंट कहना छोड़ दें, फिर इनके खिलाफ भी हकीकी आज़ादी मार्च में लोगों को लाना छोड़ दें। सर अली नवाज साहब,
अब देखिए मसला ये है कि जो हमारा आप हिस्ट्री देखें, मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ। अभी मुसद्दिक भाई तो बड़ी भाई हैं हमारे, बड़ी सादगी से कह रहे थे जैसे अमेरिका का तो कभी कोई रोल ना रहा, ना कभी सीए का रहा, ना कभी इंग्लैंड का रहा। इनके क्योंकि एक डॉक्टर मुसद्दिक, आप क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट टीचर भी रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो डॉक्टर मुसद्दिक साहब को 1954 में टॉपल क्यों कर दिया था? और बाद में जब 1969 के अंदर वो सारे जो साइफर्स और जो सारी उनकी कम्युनिकेशन जो फोल्ड हुई थी, उसके अंदर क्या था? उन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर मुसद्दिक है वो कम्युनिस्ट, वो अनरिलायबल है और वो कम्युनिस्ट उसके निज़ाम की तरफ जा रहा है ईरान के। तो इंग्लैंड ने उसके अंदर इंटरफेयर किया था और वो टॉपल हो गए थे। दुनिया के अंदर मिसालें मौजूद हैं, रजीम चेंज की मिसालें मौजूद हैं। हिलरी क्लिंटन क्या कहती है, पाकिस्तान के अंदर डीप स्टेट्स मौजूद हैं। मैं नहीं कह रहा, जिनको ये फॉलो करते हैं वो कह रहे हैं। अब आगे की तरफ आपने इंडिया के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा, और जब आप वजीर आजम बने आपने उसके साथ अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश की। आप अली उनके भाई, बच्चों मैं की सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपकी सारी बातें दुरुस्त मान के अमेरिका को मेरी बात वो भी ठीक है, कामरान तो भाई, इनको भी पॉलिटिकल तो हम कमेंट करना चाहते छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूं आज़ादी कैसे मिल सकती है? अच्छा, क्यों कहना छोड़ दें? तो आप मुझे बताएं, मुझे एक बात को इतना बुरा लगता है इम्पोर्टेड, या इतना बुरा लगता है बेचारों को, तो इनका हल क्या है? अपने ऊपर से खत्म करना चाहते हैं ना ये स्टिग्मा, ये समझते हैं ये स्टिग्मा है, तो आप इलेक्शन करा दें, लग पता जाएगा। आप खुद कहते थे ना नाहल वजीर ठीक है, आज़म मैं ये है, क्विकली पूछ लूं इनसे ब्रेक से पहले, ठीक है, वाले कहते थे आप कह रहे हैं इंपोर्टेड गैर गवर्नमेंट आईनी टेस्टिंग जमात इलेक्शन से, है, ठीक है, गैर आईनी इलेक्शन है, बस एक चीज मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूं अली भाई, मैं जा रहा हूं मुसद्दिक साहब के पास। हम आंखें क्यों बंद सर, कर लेते इमरान हैं? खान साहब ने जो पिछले 6 महीने में पॉपुलैरिटी समेटी, उसमें एक बड़ी चीज थी कि बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुक होंगे। यहां पर ना अमेरिका ने निदामत का इजहार किया, गवर्नमेंट हिला दी उनकी, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, ना उन्होंने अमेरिकन ने माफ़ी मांगी इमरान खान से कि आपकी गवर्नमेंट हमने खरीद के डॉलर्स गिरा दी जो इमरान खान के इल्ज़ाम थे। तो ये बराबरी कैसे है, इसका जवाब आप लूँगा बाद में, लेकिन पहले मुसद्दिक मलिक साहब, आप सिर्फ ये समझा दीजिए कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका को हम माफ़ कर देंगे, सहूलतकारों के साथ दोस्ती कर लेंगे, तमाम मामला ठीक, आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप अर्ली इलेक्शन नहीं कराते। तो इलेक्शन का क्या पोजीशन है मेरे भाई? और वो जो इमरान खान साहब दुहाई दे रहे हैं कि इंग्लैंड में जो है वो मुजरिम लोग जो हैं वो बैठ के आर्मी चीफ की तैनाती कर रहे हैं, जनाब जी और क्या करेंगे? आई मीन पहले इन्होंने 20 किलो हेरोइन डाली थी, अब 50 किलो हेरोइन डालेंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे? पहले मौत की काल कोठरी में डाला था तो आप फांसी के फंदे पे लगा देंगे, क्या नहीं करेंगे? हर शख्स को पकड़ के जेल में डाला, उसके बाद अदालतों ने, आपने खुद अदालतों के पढ़े जो उनके जब बेल की जो आई थी डिसीजंस आए थे, आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का डिसीजन पढ़ा, आपने एहसन इकबाल साहब का फ़ैसला पढ़ा, आपने ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक का फ़ैसला पढ़ा, आपने पढ़े वो फ़ैसले। तो ये और क्या करेंगे? अगर धमकी ये है कि हम इन्हें लटका देंगे, हम इन्हें मार देंगे, हम इन्हें छोड़ेंगे, क्वेश्चन ये कि इलेक्शन तो फौरन मैं करा दे, समझता आपको हूं कि इम्पोर्टेड मौत की गवर्नमेंट नहीं काल कहेंगे। कोठरी तक तो ले गए हैं, क्वेश्चन आगे ये फांसी रह गई है, और क्या करेंगे ये? मैं ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं इलेक्शन फरमाएं, फौरन आप करवा क्या कह रहे दें हैं? और आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सुना है लंदन में सारे फैसले हुए हैं, तो इमरान खान कहते हैं मुजरिमों से ना कराएं फैसले, इतनी अहम तैनाती का मेरे भाई। बड़ी सीधी सी बात है जी। 3.5-4 साल ये रहे हैं, हमने इनको कहा कि इलेक्शन करवाएं, इससे ज़्यादा बड़े हम जलसे कर रहे थे और हम इनको बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन करवाएं, और ये कह रहे थे कि मुल्क का आइन सिर्फ इजाज़त देता है और ताकत देता है वज़ीर आज़म को ये फैसला करे कि अर्ली इलेक्शन अगर होने हैं तो कब होने। हाँ, लेकिन वो इमरान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर दिया ना सर, स्वीडन वो का प्राइम आइन आ मिनिस्टर नहीं गया है। सवाल इसका जवाब अभी भी वही आइन है, अभी भी मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो फैसला करेगा कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। पहले भी फैसला, पिछली दफ़ा जब इन्होंने एक्सटेंशन दी थी तो इनका फैसला ये था, नहीं, आप नहीं करेंगे, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। आज भी अगर कोई फैसला, बिल्कुल, देखें अकल की बात है, मैं अब आपको बिल्कुल नहीं बताऊं। करेंगे। जैसे कि अली भाई बात ये, जैसे आपने अकलमंदी की बात की ना कि जी अमेरिका से अगर हम कंटेंडर हैं पावर के, मेरी आवाज़ आ रही है अगर अली भाई को, तो ऑब्वियसली हमने सुपर पावर के साथ तो नहीं ना इसमें मथा लगाना, उनको ये देना है कि हम रैशनल हैं। इसी तरह इनके पॉइंट ऑफ व्यू में भी बड़ी अकल की बात है कि इन्होंने अपना सब कुछ गवा के नवंबर की तैनाती और अपने केसेस वगैरह के जो मामला थे उनको इनके हिसाब से लेवल प्ले फील्ड पे रख के लाने की कोशिश की। तो ये क्यों चाहेंगे यार कि ये इमरान खान साहब के कहने पे जल्दी इलेक्शन करवा दें? ये क्यों ना चाहें कि नवाज शरीफ वापस आए दिसंबर जनवरी में? ये क्यों ना चाहें कि पहले आर्मी चीफ की तैनाती हो जाए नवंबर में? ये क्यों ना चाहें कि इनकी जो इकॉनमी के जितने भी बदहाली हुई है इस मुल्क में मजीद उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें? ये क्यों ना चाहें? इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए आप किस तरह इनको मजबूर करेंगे? नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है इस मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ लगे, खुदा ना खास्ता। शहबाज शरीफ कह के बेतबकी दे के कुछ भी होता है तुमने नहीं हटना, इलेक्शन हमने अपने अगस्त से पहले जाना ही नहीं है। सर पॉलिटिकली ये सूट करता है नून लीग को। बिल्कुल, वो तो
बिल्कुल ठीक बात है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं ये मजबूर गवर्नमेंट है, खुद वो मानते भी हैं मैं मजबूर वजीर आज़म हूँ, इसीलिए हम इनसे कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ बात करनी चाहिए थी वहीं बात हो रही है। जो ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने इनको डराया था, लाठी दिखाया, डंडा दिखाया था, कहा था एक तैनाती हो जाएगी, तैनाती हो गई तो तुम लोगों के केस फाइनल हो जाएंगे, तुम लोग सारे नाअहल हो जाओगे, और उन्होंने डर के हुकूमत ले ली। तो हम भी उन्हीं से बात कर रहे हैं कि हम तो ये नहीं कह रहे कि हमें एनआरओ दो, हम ये तो नहीं कह रहे हमें बैकडोर चैनल से वजीर आज़म बनाओ, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमको इस्लाहात लेके आना चाहते हैं इस तरह की जिससे पर्सन स्पेसिफिक हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस दलदल से कैसे निकल सकता है। हम ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा दें। और देखें, अगर आज पीडीएम बनी हुई है और वो इतनी नज़रियाती जमातें इकट्ठी हुई हैं, वो नज़रियाती जमातें जिन ताकतवर हल्कों की वजह से इकट्ठी हुई हैं, वही ताकतवर हल्के उनको अलहदा कर सकते हैं, और तो कोई नहीं उनको कर सकता। हम तो यही कह रहे हैं। लेकिन अली भाई वो ताकतवर हल्के तो अगर बिल्कुल बीच में आना नहीं चाह रहे ना, तो आप भी अब रट छोड़ दें, आप भी वेट कर लें अगस्त तक, क्या मसला है कि नहीं करना? नहीं, ये तो कामरान भाई, ये तो हमेशा होता है ना। कामरान भाई जब फातिमा जिन्ना थी उनके साथ जब हुआ तो उसके बाद भी इस तरह के बयान आता है, फिर क्या मुशर्रफ जब गया तो तब भी इस तरह के बयान आता है, फिर क्या नहीं डॉक्ट्राइन आ गई, फिर दूसरी डॉक्ट्राइन आ गई। ये बातें तो हमेशा होती रही हैं कामरान भाई कि अब आईएसआई का रोल ख़त्म हो जाएगा, एमआई का रोल ख़त्म हो जाएगा, हमने इंटरफेयर करना बंद कर दिया है, इंस्टीट्यूशन के फैसले होते हैं, एक बंदे के फैसले नहीं होते हैं, आइंदा इंस्टीट्यूशन की तरफ इस तरह। बस ठीक है, हमने सुन लिया ना, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, पर हमेशा उसे उलट ही होता है। तो बात करने का मकसद ये है कामरान भाई, आप जो मर्जी कर लें, आप ये चाहते हैं, आप इस मुल्क आगे कैसे जा सकता है? इस तरह तो नहीं हो सकता कि आपके पहले हमने इंग्लैंड से इसलिए आज़ादी ली थी कि अब दोबारा इंग्लैंड के अंदर ही पाकिस्तान के फैसले होने, तो फ़ायदा क्या है? हम तो ये चाह रहे हैं कि हर चीज़ मेरिट पे हो। मेरिट पे कैसे हो सकती है? जब एक लोग जिसको वज़ीर आज़म चाहें, जिसको इकतदार देना चाहें, जिसको मैंडेट दें, वो वज़ीर आज़म। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क का, सुने सर, तो एक आखिरी चीज़, इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर गायब है, फॉरेन मिनिस्टर गायब है, उनको ढूंढने से वो नहीं मिल रहे। मजबूर वजीर आज़म कभी कभी पाकिस्तान का दौरा करते हैं, पाकिस्तान के अंदर तबाह। अली भाई आपका सारा पॉइंट आ गया, मुझे सिर्फ आप दोनों से कुछ लम्हों के लिए ब्रेक लेनी है, आप मेरे साथ ही रहिए। हमें मुर्जा अली शाह साहब ने ज्वाइन किया है जी न्यूज़ के, और इरम अब्बासी साहिबा ने ज्वाइन किया वॉइस ऑफ अमेरिका से। और बड़ा अहम इशू है ऑब्वियसली, हमारे सामने जो नए अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, ये मेरे पास लास्ट वीक नहीं थी, हमने तो दूसरे हकायक की बुनियाद, तस्वीर के बुनियाद पर ये कहा था, और ये खबर ब्रेक की थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सबसे पहले मुर्जा अली शाह ने। और मुर्जा ने एक्चुअली 17 के करीब स्टोरीज ब्रेक की हैं कीनिया की इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है। और इससे ये साबित होता है कि हम अरशद शरीफ के केस को, मेरा ताल्लुक दुनिया न्यूज़ से है, मुर्जा का ताल्लुक जियो न्यूज़ से है, इरम जो है उनका ताल्लुक वॉइस ऑफ अमेरिका से है, हमने ये साबित किया है और कर रहे हैं इंशाल्लाह कि अरशद शरीफ जो है ना वो किसी एक चैनल की मलकियत है, ना वो किसी एक नज़रिए की मलकियत है, वो पूरे पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं, और हमें उसके सवालात के जवाब चाहिए। सबसे पहले मुर्जा आपसे, सर ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपने ब्रेक की और इससे इस बात को तक़वियत मिली, इस बात की तस्दीक हुई कि जो लोग कुछ लोग छुपाना चाह रहे थे तशद्दुद की खबरें, कि अरशद शरीफ की लाश पर 12 जख्मों के निशान, बाईं आँख के गिरसिया निशान, गर्दन के बाएं जानब जख्म मौजूद, छाती के दाएं जानब जख्म मौजूद, उनकी कमर के बलाई हिस्से में भी जख्म का निशान, दाएं हाथ के 4 नाखून मौजूद नहीं। ये सब हमने, सर योर टेक ऑन इट, किस तरह देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? कामरान साहब, जो पोस्टमार्टम, जो टॉर्चर वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इवन बिफोर के जब मैं नैरोबी में था और मैंने वहाँ की जो मेडिकल अथॉरिटी से वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली थी, मुझे सबसे पहले वहाँ पे 2 जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि उनके पास रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने सुना है कि अरशद शरीफ के ऊपर टॉर्चर हुआ। और मैं तो यकीन नहीं कर सकता था, मैंने समझा कि ये वैसे ही स्पेकुलेट कर रहे हैं, बट वो परसिस्टेंट थे और वो कह रहे थे कि हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें लोकल इंतजामिया किसी भी सूरत में कोऑपरेट नहीं कर रही और न उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल रही थी। फिर मुझे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी एक सोर्स के जरिए मिली, और उसमें तो जो 2 उन्होंने जो पैथोलॉजिस्ट है उसने 2 जो गन शॉट वुंड्स है उसका जिक्र किया, लेकिन जो पाकिस्तान की रिपोर्ट है ये मैंने फिर ब्रेक की थी कि वो रिपोर्ट अरशद शरीफ साहब की फैमिली के हवाले भी हो चुकी है, और मैंने ये भी कहा था कि उसमें टॉर्चर का मेंशन है। आज, और ये आज इस बात को 4 दिन हो चुके हैं, आज पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स ने ये इस बात की तस्दीक की है, ये खबर चलाई है कि एक्चुअली उस रिपोर्ट में 12 टॉर्चर के जो निशानात हैं, वो टीवी चैनल भी या चैनल्स भी जो इसको छुपा रहे थे और कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो टॉर्चर तो है ही नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये तो झूठ हो रहा है, वो भी मजबूर है आज सच के आ गए ये साबित मानने पे। मुर्जा साहब,
जी बिल्कुल, उसमें देखें ये तो क्लियरली लग रहा था कि अगर तो देखें सवाल ये है कि अगर अरशद शरीफ पे टॉर्चर हुआ था जो मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें मतलब एक ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ना कि इस पे किसी भी किस्म की पोजीशन लेने की बात है, क्योंकि ये इस पूरे केस के हवाले से जो फैक्ट्स हैं वो सामने आना ज़रूरी है। फैमिली को जो रिपोर्ट दी गई है और जिसके ऊपर बहुत शोर पड़ा था कि टॉर्चर नहीं हुआ, पाकिस्तानी मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि टॉर्चर हुआ है। ये पाकिस्तानी मेडिकल रिपोर्ट है। बहुत सारे वो दोस्त जो अरशद शरीफ के जो उनके करीबी जो तदफीन के अमल में शामिल थे, उन्होंने कहा उन्होंने भी लाइव कहा। आकर टेलीविजन पर। बिल्कुल जी, मुर्जा, मेरे उन्होंने साथ ही कहा कि रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। इरम बासी साहिबा, ये मैं एक वाइट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ लॉजिक की बुनियाद पे। टॉर्चर और नो टॉर्चर, अगर सिर्फ यही साबित हो जाए कि ये जो कि नजर आ रहा है कि ये मिस आइडेंटिटी का केस नहीं था और इसमें प्लान करके, क्योंकि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पहले दिन ही कह दिया टारगेटेड किलिंग है। टारगेट किलिंग का मतलब ही ये है कि ये मिस आइडेंटिफिकेशन का केस नहीं था। अगर यही साबित सिर्फ हो जाए कि मिस आइडेंटिफिकेशन का केस नहीं था, टारगेट किलिंग थी, प्लान करके मारा गया, तब भी वो जो शख्स लास्ट विटनेस है जो ही वाज ड्राइविंग हिज कार, वो हर लिहाज से शामिल तफ्तीश होता है या नहीं होता, वो हर लिहाज से इसका विटनेस है या नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ जिन जो चैनल्स या जो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं टॉर्चर हुआ, ये हुआ, नहीं हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही। योर टेक ऑन इट इरम भाई साहिबा। जी, पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक़्त अभी जो जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये वो टिंगा फार्म हाउस है, ओके। जहाँ पर खुरम और वक़ार और जमशेद की अपने बयानात के मुताबिक मगाड़ी रोड, जहाँ पे क्राइम सीन हुआ, जो कि पुलिस के मुताबिक यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। खुरम का ये कहना है अपनी स्टेटमेंट में कि ये उन्होंने वहाँ से वक़ार को कॉल किया था। वक़ार ने कहा कि इस फार्म हाउस जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है उस गाड़ी को, लैंड क्रूज़र को खुरम जो है अरशद शरीफ इंजर्ड है, उनको यहाँ पर लेकर आए और जो यहाँ पे जोसेफ मटोय होते हैं उनके गार्ड, उनसे जब मेरी बात हुई तो वो मुझे यही बता रहे थे कि जब गाड़ी खुरम यहाँ पर लगभग उनके बकौल 10 बजे पहुंचे, उसके बाद वकार और उनकी वाइफ को यहाँ पहुंचने में मजीद 1 घंटा लगा और उसके बाद फिर कुछ देर बाद पुलिस आई। यानी कि अरशद जो है यहाँ पर जख्मी हालत में, बुरी तरह हालत में यहाँ पर मौजूद थे और जोसेफ की बकौल कुछ और फिर पुलिस को भी 20-25 मिनट लगे यहाँ पर पहुंचने में। तो वो क्रिटिकल टाइम है जो मेडिकल हेल्प उनको चाहिए थी क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी थे। उसके बाद फिर यहाँ से पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी करके फिर जाकर जो है उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मैंने देखी है उसमें जो पुलिस से भी मेरी बात हुई है और वो ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कर रहे हैं, उसमें गन शॉट का और मल्टीपल इंजरीज का मेंशन है। एक जो अजीब बात है वो ये है कि जब पोस्टमार्टम होता है, मेरे बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट से यहाँ पे बात हुई है, उनका ये कहना है कि मल्टीपल इंजरीज को एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या हुआ है, जख्म कितना पुराना है, क्योंकि पैथोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ये डेट आप कर सकते हैं कि जख्म कितने पुराने हैं, कितने घंटे का टॉर्चर है, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर डॉक्टर एमिली हैं जिनको वो रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने भी उस रिपोर्ट में कुछ लूप होल्स देखे कि जख्मों का बयान क्यों नहीं किया गया कि किस किस्म के और ये जख्म हैं, इरम, क्योंकि ये मकसद यही जो जिस होता है। तरीके से नाखून उतारे गए, मेरा तो नहीं ख्याल कि इस बेदर्दी से जो है वो फोरेंसिक्स करते हुए नाखून उतारे आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा इस पे भी रोशनी डाल दें क्विकली। जी, जिन पैथोलॉजिस्ट से मेरी यहाँ पे डॉक्टर विलोंग है उनसे भी बात हुई, डॉक्टर एमिली हैं उनसे भी बात हुई। डॉक्टर एमिली काम कर चुके हैं गवर्नमेंट के लिए पहले एज अ फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। उनका ये कहना है कि सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं नेल्स के, और वो के रिपोर्ट में लिखा हुआ भी है कि डीएनए के लिए उनके जो है फिंगर नेल्स को लिया गया है, लेकिन प्लग नहीं किया जाता, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं। उतारा नहीं जाता, सैंपल लिए जाते हैं, जिस तरह इनके उतारे गए हैं। सही, उनका ये बिल्कुल। कहना है कि उनका सर्जिकल प्रोसेस है, और डॉक्टर विलोंग का ये कहना है कि बहुत सारे डॉक्टर वो कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा नेल्स इकट्ठे कर सके ताकि फोरेंसिक्स के लिए उसको बिल्कुल आप आगे मेरे भेजा साथ जा रहिएगा। सके। बिल्कुल आप ये सही आपने बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मुर्जा, ये बताएं कि ये बेसिकली ये अरशद शरीफ का मर्डर की तहकीकात और जो हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसमें तो कोई एजेंडा होना नहीं चाहिए किसी का यार। मतलब ना मेरा एजेंडा होना चाहिए, ना आपका एजेंडा होना चाहिए, ना इरम का एजेंडा होना चाहिए, ना किसी और चैनल का होना चाहिए। कोई ट्वीट्स करवा रहा है वहाँ के फोरेंसिक से कि जी वो नाखून तो इसलिए उतारे जाते हैं और इसलिए उतारे जाते हैं। भाई ना, फॉरगेट अबाउट नाखून। पहली बात तो नाखून इस तरह उतारे नहीं जा सकते। आप हेयर लेके डीएनए चेक कर सकते हो, जिस तरह इरम ने बताया कि जिस तरह प्लग ऑफ किया गया, जिस तरह खींच के निकाले गए, इस तरह कौन डेथ बॉडी का सिर्फ ये रोकने बताने के लिए कि जी टॉर्चर नहीं हुआ, ये कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है, इधर समझ नहीं आ रही। कुछ आपका आइडिया, कोई आपको जहन में आ रहा है कि क्या क्या हो गया रहा कामरान है? साहब अभी जी इरम ने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये कह रही है कि इस वक्त जो टिंगा मार्केट में
कामरान साहब, इस बारे में सवाल होना चाहिए कि जहाँ पर ये खड़ी है टिंगा मार्केट, अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हुआ। एक गाड़ी, ऐसी गाड़ी के जिसका एक टायर ही नहीं था। सवाल, एक्चुअल जो सवाल बनते हैं कि वो गाड़ी एक टायर के बगैर 30 किलोमीटर कैसे चली गई टिंगा मार्केट तक, जो मगाड़ी रोड से टिंगा फार्म तक 30 किलोमीटर एक फटे हुए टायर के साथ। एक बात। और दूसरा ये कि इतना बड़ा एक शॉकिंग इंसिडेंट हो गया, एक ट्रॉमा होना चाहिए ड्राइवर के लिए, उस बारे में सवालात नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंटली कि रास्ते में जो किसी भी किस्म की मेडिकल एड के लिए क्या एफर्ट की गई, उनका जो एक पार्टनर है जमशेद खान, वो आया सामने, उसने फैक्ट फोकस वेबसाइट को इंटरव्यू में उसने बहुत सारी बातें की हैं, उनके बारे में सवालात होने चाहिए। यहाँ पे अटेम्प्ट अब ये हो रही है कि बहुत सारे सवालात हैं वो पूछे ही ना जाए। बात ये है कि देखिए, अरशद शरीफ का एक जेन्युइन केस है कि ही feared for his life, पूछे ही ना कोई शक की जाए। बात ये नहीं। मेरे पास मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुर्जा, मैं आई ट्राई माय बेस्ट कि दोबारा आके आप लोगों से बात करूं और बाकी पैनलिस्ट से भी, लेकिन सवाल तो खैर पूछे जाएंगे और हमारा तो इसमें कोई एजेंडा नहीं, ना किसी को छुपाने ना किसी को बचाने में। हम चाहते हैं हकीकत सामने है अरशद शरीफ के हवाले से। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। मुसद्दिक मलिक साहब, थोड़ा ये बताइएगा, जो सवाल बार बार आपसे पूछ रहा हूँ आप उसकी तरफ आ नहीं रहे। ये जो सबसे अहम नवंबर का मरला है जिसके लिए सारा कुछ हो रहा है, ये जो मुखालफीन है तहरीक इंसाफ के कहने के लॉन्ग मार्च भी इसलिए हो रहा है, ये प्रेशर टैक्टिक भी इसलिए हो रहा है, उसका क्या हुआ? वो फैसला हो गया, वो फैसला नहीं हुआ? इस पर हुकूमत इतनी घबराई हुई क्यों है, इतनी कन्फ्यूज़ क्यों है सर, या नहीं है? नहीं, बिल्कुल जी, हुकूमत घबराई हुई नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले भी जब फैसले हैं वो कुछ दिन पहले होते हैं, और अब क्योंकि मेरे ख्याल में थोड़े दिन ही रह गए हैं तो चंद दिन में ये फ़ैसला हो जाएगा और सबके सामने आ जाएगा। फ़ैसला करने की ताकत आइन ने, जब मेरे भाई कह रहे थे कि इन्हें कोई मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी आइन है, हमें आइन के मुताबिक चलना है, और आइन ने ये ताकत वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। जी नहीं, वो ठीक है, वो तो अच्छा किया उन्होंने। मुसद्दिक भाई भी हंसे आइन वाली बात पे। भाई इस मुल्क में आइन की पासदारी ना, वैसे जी आइन वाली बात मैंने आपको बताया, अगर आप देखें जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था उस दिन भी आइन वाली बात को हंसी में उड़ाया था इन्होंने। जब आर्टिकल 5 लगाया था उस दिन भी मुसद्दिक भाई जिसका दौ लगता है वो उड़ा देता है। ये तो इसमें नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हम आइन को हंसी में नहीं उड़ा रहे। मैं तो आपको कह रहा हूं अब जरा एक क्विकली मेरे साथ रहेगा अली भाई, जरा हंसते हंसते एक सवाल का जवाब दें। और एक चीज जो सामने आई, जी मुसद्दिक साहब, जी मुसद्दिक साहब, जी मुसद्दिक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि फ़ौज की तरफ से जो सीनियर तरीन जर्नैल हैं उनकी समरी आ जाएगी। समरी जब वज़ीर आज़म के सामने आ जाएगी तो उनकी सवाबदीद है, इस बात का इजहार किया जा रहा है कि वो सीनियर मोस्ट को अपॉइंट कर दें, मगर ये ताकत उनको आइन ने दे रखी है। सर पॉइंट आ गया उन समरी में जो बिल्कुल ठीक है। अली भाई ये बता दीजिए कि अब जब ये गवर्नमेंट लगा देगी आर्मी चीफ, तो फिर तब आपका वो आर्गुमेंट जो है कि ये मेरिट इनके साथ नहीं है, ये लोग करप्ट हैं, दिस एंड दैट, उस पे आप क्या करेंगे? क्योंकि इन्होंने जब लगा दिया तो उसके बाद अब नए आर्मी चीफ के साथ जंग का आगाज हो जाएगा कि इन्होंने लगाया है। नहीं, मुझे जो आप कह रहे थे हंस रहे हैं, तो उन्होंने कहा आइन ये पावर देता है प्राइम मिनिस्टर को कि वो जिस मर्जी को रखें, आर्मी चीफ का ओहदा दें। जैसे आइन ये कहता था कि DGIS जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, पर उस वक्त आइन खामोश हो गया था और ये लोग बहुत बातें कर रहे थे, और अब आइन बोलने लग गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, और प्राइम मिनिस्टर ने आइन के तहत वो प्रोगेटिव मफरूरों के हवाले कर दिया। तो इंग्लैंड में बैठे जो मफरूर हैं, जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो सुनते जाए ना मुसद्दिक भाई, एक तो फिर आप परेशान जो हो जाते हैं ना, फिर आप कहते हैं मैं घबराता नहीं। नहीं, आप नहीं घबराते, आपकी DGIS का मसला है तो कह दें, खुल के कह दें। अब मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया आप। अच्छा, मैं तो खोल के बोलने को तैयार हूँ, आप खोल के कह दें कि आइन में लिखा हुआ है कि मफरूरों से पूछा जा सकता है, ये भी बता दें, और वही बताएं वो आइन उधर खामोश क्यों था। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसी से भी मुशावरत कर सकता है, और उन्होंने कहा मुझसे पूछे बगैर, सुने फैसला करना। अली भाई मेरे सवाल का जवाब दे दें। अब नेक्स्ट आर्मी तैनात कर देना, आपको सबर तसल्ली होगी यार, जंग शुरू कर देंगे। भाई ये आइन तो बहुत अच्छी तरह बहुत बातें करता है,
और आइन ये कहता था और अदालत ने ये फैसला किया था कि भाईजान जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है वो पार्लियामेंट में जाएगी। पर आप भाईजान वो मैं एक कहते थे ब्रेक गुनाह लूंगा। कबीरा मसला ये है कि ना सवाल का जवाब आप दे रहे हैं ना सवाल का जवाब वो दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका को आपने उनसे माफ़ी लिए बगैर उनको माफ़ कर दिया अपने तौर पे ही, इनकी गवर्नमेंट को भी माफ़ कर दें। और तीसरा जो आपने फ़ौज के साथ इतना बड़ा युद्ध का आगाज़ किया हुआ है वो आपको कहाँ लेके जाएगा, इन चीज़ों में बात करने की कोशिश करता हूँ एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, हमेशा कोशिश रही है दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और अदरवाइज़ भी सच को रिपोर्ट करते रहे, सच बात कहते रहे और करते रहेंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।